हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्र प्रकाश दुर्वे। तो इस वीडियो पे हम याद करेंगे अध्याय 23 सौदा अभिवाक, मतलब एक तरह का समझौता, जो कि अपराधी को कोई सजा मिला हो और वो व्यक्ति समझौता करना चाहता हो। तो यहाँ पर आप देखिए 23 में सौदा अभिवाक पे दे रखा पहले लागू होना, मतलब यह अध्याय किन मामलों में लागू होगा। फिर आवेदन लिखा हुआ है, मतलब सौदा अभिवाक के लिए कौन व्यक्ति आवेदन करेगा, तो यहाँ पे अभियुक्त आवेदन करता है। फिर सिद्धांत लिखा है, मतलब पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। तो ये एक बीच का रास्ता होता है, तो इसका एक सिद्धांत, मार्गदर्शी सिद्धांत है ये। पहला हमने लागू देखे कि अध्याय किन मामलों पर लागू होगा। फिर उसके बाद आवेदन देखे कि कौन व्यक्ति आवेदन करेगा, और फिर उसके बाद सिद्धांत देखे जो कि मार्गदर्शी सिद्धांत है, जो कि मध्यम मार्ग जैसा सिद्धांत है। फिर उसके बाद मामले का निपटारा, कि जब दोनों की सहमति हो जाए तो मामले का निपटारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यायालय एक निर्णय भी दे देता है कि आपने सौदा विभाग से मामला निपटा दिया है, ठीक। फिर निर्णय दे देता है, और ऐसा वाला जो निर्णय होता है ये अंतिम होता है, ठीक। सौदा अभिभाग में न्यायालय की भी शक्तियाँ रहती है कुछ। फिर क्या होता है, अभिव्यक्ति अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि कारावास में पहले से कोई समय बिता दिया है और अब कुछ और सजा मिलने वाला है, तो अगर पहले ही वो सजा को भुगत लिया तो वो क्या होता है, मुजरा हो जाता है। मतलब मैंने कोई मान के चलो अपराध किया हूँ और मेरे खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, तो मेरे को बाद में चल के 2 साल की सजा होने वाली थी। मैं कोर्ट में भी 1 साल तक जेल में 1 साल तक के रह चुका हूँ, तो वो 1 साल मेरा मुजरा हो जाएगा अपराध का। तो इस तरह से सौदा विभाग में, मतलब अभियुक्त को धीरे धीरे बहुत सारी सुविधा यहाँ पर मिलती है कि यह अध्याय लागू होने पर उसको ज़्यादा सुविधा, आवेदन खुद देगा, स्वयं देगा, सिद्धांत का फायदा उठाएगा। फिर मामले का निपटारा जल्दी होगा, इसमें अंतिम निपटारा हो जाएगा, इसमें के बाद कोई अपील भी नहीं करेंगे। फिर न्यायालय की शक्ति होगी, मुजरा भी हो जाएगा कि अगर जो समय उसने बिता दिया है उसके मुजरा हो जाएगा। फिर अध्याय का लागू नहीं होना, जो ऐसे मामले जो बड़े हैं जिसमें सौदा विभाग का अध्याय लागू नहीं होता है, तो इसी प्रकार यह अध्याय 23 है, यह हमें समझौता से संबंधित याद होता है। तो एक बार फिर से इसको याद करते हैं। सौदा अभिभाग, ये अध्याय लागू होता है, आवेदन कौन करेगा, मामले का निपटारा अंतिम होगा। फिर उसके बाद जो अभियुक्त है, अभियुक्त ने कोई अगर पहले से वो कारावास में रहा तो वो अपराध मुजरा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अध्याय कहाँ पे लागू नहीं होगा, तो देखो लागू शुरू में दिया और लागू ना होगा ये आखिरी में दे रखा है, तो अध्याय 23 भी याद हो गया। फिर इसी प्रकार हम अध्याय 24 याद करते हैं। 24 निरुद्ध की हाजिरी। निरुद्ध मतलब मान के चलो कोर्ट प्रोसीडिंग चालू है, कोई व्यक्ति अब जेल पे है, तो अब क्या कह रहे हैं कि निरुद्ध की हाजिरी उसको उपस्थित करना है। तो ठीक, इसे हम कैसे कि बंदियों की उपस्थिति कराने के लिए अपेक्षा करने की शक्ति न्यायालय की, मतलब जो बंदी होते हैं जो कारागार पर रहते हैं उनको उपस्थित करवाना है। 302 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति, मतलब है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि जरूरी नहीं हर समय ही उसे कोर्ट में बुलाओ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, उस पर हमला हो सकता है। फिर उसकी बात कह रहा है कि कारागार के बाहर साधक अधिकारी को कुछ आकस्मिक आदेशों को कार्य करेगा, मतलब अगर किसी अपराधी को बुलाना है जेल से तो यहाँ पर बाहर साधक अधिकारी सहयोग करेगा। फिर बंदी का न्यायालय में लाया जाना, अब अगर कोई ऐसा मामला है कि अब तो उसको कोर्ट में लाना ही रहेगा, तो बंदी का न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन का जारी किया जाना, और इसी में कमीशन जारी किया जा सकता है, क्यों से कि निरुद्ध व्यक्ति को तो नहीं ला सकते, तो यहाँ पे कमीशन जारी किया जा सकता है। तो हमने अध्याय 24 में क्या क्या देखे,
हमने पहले अध्याय 24 में देखे कि जो निरुद्ध व्यक्ति है उसको लेके आओ, जब फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार मना कर देता मत लाओ। फिर उसके बाद अगर लाया ही जाता है तो उसकी परीक्षा हो जाती है, और अगर नहीं लाया जाता है तो उसके लिए कमीशन भेज दिया जाएगा। अच्छा है ना, कि इससे पहले बंदी को उपस्थित करो, राज्य सरकार केंद्र सरकार बोले मत करो, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, कमीशन जारी हो जाएगा। इसी प्रकार हम अध्याय 25 याद करेंगे। अध्याय 25 बात करता है जांच और विचारण के लिए साक्ष्य। तो अध्याय 23 हमने सौदा विवाह याद कर लिया, साधारण वो समझौता एक टाइप से। अध्याय 24 याद कर लिया जो कि व्यक्ति को हाजिर करवाना है। अब जांच कौन करता है, जज। जांच और विचारण का साक्ष्य। अब साक्ष्य देखो, भाषा मतलब क्या कहना चाह रहा है, न्यायालय की भाषा होगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि उपस्थिति, इसका मतलब कि साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिखा जाएगा। ये उसका अधिकार है कि साक्ष्य हमेशा उसके उपस्थिति में लिखाए जाएंगे। ठीक, तो क्या कहना, दो चीज़ कह दिया। पहला कि न्यायालय की भाषा होगी, साक्ष्य अभियुक्त के सामने लिखा जाएगा। फिर उसके बाद समन मामले में जांच के अभिलेख, वारंट मामले में अभिलेख, मतलब अभिलेख बुलाए जाएंगे। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए अभिलेख मंगाए जाएंगे, क्योंकि कि यहाँ पे जांच और विचारण साक्ष्य चल रहा है तो भाषा उसकी। फिर उसके बाद अभियुक्त की उपस्थिति में अभिलेख लिखे जाएंगे, साक्ष्य उपस्थित किए जाएंगे, फिर अभिलेख तैयार किए जाएंगे। फिर प्रक्रिया, और फिर उसके बाद अभियुक्त को समझ में आए ऐसा भाषांतर एक ट्रांसलेटर को लाएंगे ताकि वो समझाए। और उसके बाद कोई अगर साक्षी है तो साक्षी के भाव भांगी, मतलब उसके हाव भाव को देखा जाएगा। हाईकोर्ट को भी अभिलेख दे सकते हैं, और इसमें कमीशन को भी जारी कर सकते हैं। तो अध्याय 25 में हमने देखे कि जांच और विचारण में साक्ष्य। एक बार फिर से मेरे साथ बिना देखे बताइए। भाषा जो कि न्यायालय की भाषा होगी, अभियुक्त की उपस्थिति में लिखा जाएगा, अभिलेख को मांगा जाएंगे समन में, वारंट में। फिर उसके बाद जब जांच चालू होती है तो दूसरे लैंग्वेज के लोग होते हैं तो उसके लिए भाषांतर होगा, साक्ष्य के हाव को देखा जाएगा, और हाई कोर्ट भी ये काम कर सकता है और फिर कमीशन जारी कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो पे आपने अध्याय 25 तक के कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 एक साथ याद करेंगे, जो कि उपबंधों के बारे पे दे रखा है। ठीक, तब तक के बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।